ओके। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्शन और कंडक्शन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस पर डिस्कशन किया था कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया होगा उसका, और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं बेसिक लेवल के, उसको हमने समझने की कोशिश की। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब तक जो हमारा डिस्कशन हो रहा था दैट इज based on the conduction of heat, you may say transfer of heat, calorimetry, heating effects, ठीक है, थर्मल एक्सपांशंस, और ऐसे करते करते हम इस चैप्टर को कैरी ऑन करते जा रहे थे। आज ये इस सेक्शन का, या आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर यूनिट का, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, कवरिंग द एस्पेक्ट कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हालांकि हीट ये सेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। हीट इस सेक्शन में हमें और दो डिफरेंट चैप्टर्स पर डिस्कशन करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, रेडिएशंस, ठीक है, इन सब पर अभी डिस्कशन करना बाकी है। तो ये कुछ हिस्सा हीट का, कुछ पोर्शन हमने इन लेक्चर्स में कवर किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। नॉर्मली हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, न्यूटन, तो न्यूटन के ज्यादातर कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में जो है, हम ऐसे सोचते हैं कि ग्रेविटेशन पर होंगे या मोशन को डिस्क्राइब करते हुए होंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। एक्चुअली देखा जाए तो न्यूटन के काफी सारे कंट्रीब्यूशंस अपार्ट फ्रॉम मोशन, ग्रेविटेशन, हीटिंग में भी हैं, लाइट की कंसिडरेशंस में भी न्यूटन के कंट्रीब्यूशन हैं। तो फिजिक्स के हर एक एलिमेंट्री आइडियाज को ऐसे समझिए, बेसिक्स को न्यूटन ने ही हमें बताया है, मोर और लेस। ओके, नाउ ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, इससे हम क्या समझें या क्या कंसेप्ट डिराइव करें। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाई टेम्परेचर पर किसी सराउंडिंग में रखा जाता है, किसी भी टाइप की सराउंडिंग में, चाहे वो इनक्लोज्ड सराउंडिंग हो या एक जनरल लेवल पर अगर हम बात करें, तो हम ये देखेंगे कि वो अपने अंदर से हीट के रेडिएशंस को लगातार इमिट करता रहता है, और उससे हीट निकलने की वजह से, रेडिएट होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 कम होता जाता है। और टेम्परेचर जो फॉल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो एक ऐसी लेवल आ जाती है कि वो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, उस पर वो आ जाता है, या जिस कंटेनर में, जिस आइसोलेटेड सिस्टम में उसे रखा गया है, वो उसके टेम्परेचर पर आ जाता है। तो फाइनली हुआ क्या कि हाई टेम्परेचर से फॉल होकर के हम किसी सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आकर रुक जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कूलिंग। अब न्यूटन ने जो लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ कूलिंग का, उसने ये लॉ जो है खास रेडिएशन के तरीके से कूलिंग को कंसिडरेशन में लाते हुए बताया। जैसे समझाने के लिए अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक एनक्लोज्ड चेंबर है, एनक्लोज्ड चेंबर, ऐसा बंद किया हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से एनक्लोज्ड, एक कैलोरीमेट्री का डब्बा आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और इस ऑब्जेक्ट का फिलहाल अगर मैं देखूं टेम्परेचर तो थीटा है, और जो एनक्लोज्ड चेंबर इस्तेमाल किया गया है, लेट्स से कि उसका टेम्परेचर जो है वो थीटा जीरो है। मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी का टेम्परेचर थीटा और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा जीरो है। अगर मैं ये इमेजिन करने लगता हूं या इस तरीके की कंसिडरेशन लेता हूं कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा जीरो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने अंदर से हीट के रेडिएशंस को लगातार निकालता जाएगा, और धीरे 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 इस ऑब्जेक्ट में से हीट लॉस होती जाएगी, और फाइनली हम ये देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मैच करेगा।
क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? यस मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, कूलिंग। कूलिंग। न्यूटन ने सजेस्ट किया कि रेडिएशन के जरिए अगर कूलिंग हो रही है तो वो ऐसे होती जाएगी, और एक फॉर्मूला या आप कह सकते हो कि एक लॉ न्यूटन ने सजेस्ट किया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट जब कूल हो रहा है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। कूलिंग का रेट, कूलिंग का रेट मतलब डी थीटा बाई डी टी, यानी कि कितना टेम्परेचर कम हुआ कितने टाइम में। यस। ठीक है, मैं आपके सामने एक कपल ऑफ सिस्टम्स बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, 2-3 सिस्टम ले लेते हैं, ये एक दूसरी सिस्टम है हमारे पास, और ऐसे ही बिल्कुल तीसरी सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लेते हैं कि ये सिस्टम 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ये वाली जो सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं, मान लेते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये वाली सिस्टम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये 20 डिग्री सेल्सियस पर। जस्ट इमेजिन करें। अब इसमें हमने 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स रख दिए, साइज डायमेंशंस वगैरह में तो सेम इस्तेमाल करता हूँ, बट लेट्स कंसिडर कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा गया है ये 120 डिग्री सेल्सियस का है, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा गया है ये 100 डिग्री सेल्सियस का है, या ऐसे करते हैं कि ये भी 120 डिग्री सेल्सियस का है। इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा आसान होगा आपको समझने में। और मैं कहता हूँ कि ये भी 120 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है। अब कूल तो सब होंगे क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर सबका कम है बॉडी टेम्परेचर से, है ना। 120 के मुकाबले में 100 कम है तो ये भी कूल होगा। 120 कंपैरेटिवली 80 कम है तो ये भी कूल होगा, और 120 के कंपैरेटिवली 20 भी कम है तो ये भी कूल होगा। मुझे ये बताओ कि फास्ट रेट ऑफ कूलिंग किसका होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। सिस्टम 1 का फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा, 2 का, या 3 का? थर्ड का। थर्ड थर्ड का। का सबसे फास्ट होगा। मतलब उसमें से हीट बहुत फास्ट निकलेगी, रैपिड कूलिंग होगी, मतलब रेट ऑफ कूलिंग इस अरेंजमेंट का सबसे ज्यादा होगा। क्यों, आपने ऐसा क्यों गेस किया कि यहाँ रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है ना। हाँ, इसको ऐसे देखना चाहिए, मतलब सिर्फ इस पॉइंट से नहीं देखना चाहिए कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, हमें इसे इस पॉइंट से देखना चाहिए कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। जैसे यहाँ बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में सिर्फ 20 का डिफरेंस है, 20 डिफरेंस। यहाँ बॉडी और सराउंडिंग के बीच में 40 का डिफरेंस है, और यहाँ यहाँ पे बॉडी और सराउंडिंग के बीच में 100 का डिफरेंस है। तो जाहिर बात है ये बहुत ज्यादा तेजी से कूल करेगा, फास्ट कूलिंग होगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि महीने की 1 तारीख है, किसी इंसान की जॉब चल रही है और उसकी पेमेंट आ गई, तो वो खर्चा तेजी से करता है ना, तेजी से खर्च करेगा। 10 तारीख को थोड़ा कम खर्च करेगा, 20 तारीख को थोड़ा और कम खर्च करेगा, और 25-28 तारीख को तो वो सिर्फ जरूरी जरूरी चीजों पे ही खर्च करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। क्यों ऐसा? जो डिफरेंस है उसका अमाउंट जो बच रहा है वो कम हो रहा है ना। यस। अगर डिफरेंस कम है, उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है ऐसे समझिए, तो वो कम खर्च करेगा। तो यहाँ भी हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी बॉडी अगर कूल कर रही है, तो बिल्कुल बेसिक बात न्यूटन ने हमको ये बताई कि अगर बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, तो उस बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग जो है ना वो बहुत तेज होगा, बहुत फास्ट होगा। आई बात समझ में? यस यस सर। इस चीज को अगर मैं एक लॉ की तरह लिखूं कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। अब जरा समझिए, थीटा माइनस थीटा जीरो का मतलब क्या है? थीटा जो है ये बॉडी का टेम्परेचर है, और थीटा जीरो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, इस एनवायरमेंट में, जिस सराउंडिंग में इस बॉडी को रखा गया है। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो न्यूटन ने हमें बताई। अगर हमें ये पहले समझ आ जाता तो लॉ है ना, लॉ किसके नाम का होता? हमारा। हाँ, हमारे नाम का होता। इसे कहने के लिए या इसे बोलने के लिए ना हिम्मत लगती है,
आपको आज भी कोई ऐसी चीज समझ आ रही होगी जो शायद आप पहली बार समझ रहे होंगे, दुनिया ने पहली बार इसको देखा होगा, लेकिन आप डर कर उसको बोल नहीं पाते, है ना। तो इसको डेयरिंग लगती है कि मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, मैंने हर एंगल से उस पर सोचा, तो बात ऐसी ही है। ठीक है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, टफ। बहरहाल ये न्यूटन का लॉ है। फाइनली, rate of cooling is proportional to the temperature difference between the body and its surrounding. So simple. अब मैं इसकी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत सारी बातें इस पर की जाती हैं या की जा सकती है। हम इसके न्यूमेरिकल्स को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करें। बहरहाल रेट ऑफ कूलिंग किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, हम यहाँ एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम चाहें तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं चाहें तो। बहरहाल मैं एक सिंपल कांस्टेंट के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, थीटा माइनस थीटा जीरो, और ये के बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट और उस बॉडी की डायमेंशंस और उसके मास वगैरह पर भी डिपेंड करेगा। बट बेसिकली देखा जाए तो रेट ऑफ कूलिंग ये सीधे सीधे टेम्परेचर डिफरेंस के साथ रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि अगर हमने टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाया, मतलब एक एक्सिस पे तो हम टाइम ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर, और हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, जरा ग्राफ को नोट करिए। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, बल्कि वो इस तरीके का एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखें, स्टार्ट में ये आप यहां से शुरू कर रहे थे, बहुत ही कम टाइम में आप देखेंगे टेम्परेचर का बहुत बड़ा फॉल, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज मिलता है शुरुआत में, कम टाइम में ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर आप इतना ही टाइम लास्ट के पोर्शन में देते हैं, एंड के पोर्शन में देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये टेम्परेचर उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, टाइम तो मैंने तकरीबन उतना ही दिया, आ रहा है ना समझ में? ये टाइम मैंने उतना ही दिया, ये मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट है, ये भी तो 1 या 2 मिनट है, लेकिन इस 1 या 2 मिनट में आप देखो तो टेम्परेचर का चेंज काफी कम हुआ है, और इस 1 या 2 मिनट में आप देखो तो यहाँ टेम्परेचर का चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। यस। तो पता ये चला कि ये एक्सपोनेंशियल कर्व बनाता है। टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, कूलिंग कर्व जिसे हम कहते हैं, तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व बनाता है। 12th के सिलेबस में हमको प्रैक्टिकल में ये एक प्रैक्टिकल के कोर्स में हमको ये एक एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हम बाकायदा इस कूलिंग कर्व को प्लॉट करते हैं और अल्टीमेटली ये सजेस्ट करते हैं कि टेम्परेचर और टाइम ये एक्सपोनेंशियली रिलेट किए जाते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसी सीधी लाइन नहीं है। दूसरा एक ग्राफ जो एक्सपेक्टेड है यूजुअली एग्जामिनेशंस में पूछने के हिसाब से, जिसे हमें याद रखना चाहिए कि भाई एक तरफ अगर हम रेट ऑफ कूलिंग को प्लॉट करें, रेट ऑफ कूलिंग यानी कि आर विच मींस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय dt, और दूसरी तरफ अगर हम टेम्परेचर के डिफरेंस को प्लॉट करें, थीटा माइनस थीटा जीरो। ओके, एक साइड में हम क्या ले रहे हैं, एक पैरामीटर रेट ऑफ कूलिंग, और दूसरी साइड हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ देख करके बताइए कैसा लग रहा है, हाउ इट अपियर्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। यस। ठीक है, सो इट कैन बी अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक दो बातें हमें यहाँ पे अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली द ग्राफ्स आर गोइंग टू बी रिलेटेड। अब जो मेजर इंटरेस्ट है मेरा यहाँ पे, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएं, क्योंकि ये फॉर्मूला इतना सीधा नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स को हमें बाकायदा कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही सॉर्ट आउट करना होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स को लेते हैं और चीजों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि मैं न्यूमेरिकल में कौन कौन सी स्टेप्स और कैसे कैसे काम करते जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Rate of cooling is 2 degree per minute at a temperature of 60 degrees Celsius and 1 degree per minute when it is at temperature of 45 degrees Celsius. तो ध्यान से देखिए, d theta by dt
पहले केस में 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट है, जबकि इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर θ1 जो है ना वो कितना है 60 डिग्री। दूसरे केस में dθ/dt रेट ऑफ कूलिंग सेकंड केस में कितनी है 1 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पर मिनट, और इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर θ2 है 45 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे ये पूछा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी कि θ0 कितना है। काफी सिंपल बात है बेटा, इसको हम दो अलग अलग इक्वेशंस के सेंस में लिख सकते हैं। dθ/dt फर्स्ट केस इक्वल टू लगाएं, प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, हमें ऐसे लिखना चाहिए θ1 माइनस θ0, करेक्ट है। यस सर। फिर हमें लिखना चाहिए dθ/dt इन सेकेंड केस इक्वल टू θ2 माइनस θ0। अब सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, बस खत्म। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको मिला dθ/dt इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय dθ/dt इन सेकेंड केस इज इक्वल टू θ1 माइनस θ0 डिवाइडेड बाय θ2 माइनस θ0। डेटा के हिसाब से देखें तो ये 2 है, ये 1 है। 60 माइनस θ0 डिवाइडेड बाय 45 माइनस θ0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 90 माइनस 2 θ0 इज इक्वल टू 60 माइनस θ0। टेक इट ऑन द अदर साइड, θ0 इज इक्वल टू 30। सो ये इस तरीके के सेट ऑफ क्वेश्चन का सबसे इजी प्रॉब्लम है, सबसे आसान प्रॉब्लम। ओके, सबसे आसान जिसे हम कह सकते हैं। आइए अब एक और देखते हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा इसमें स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ज्यादा होने वाला है, ध्यान से करना। लेट्स टेक अनदर। A body cools from 62 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता है। कहां से शुरू हो रहे हैं भाई हम लोग 62 डिग्री सेल्सियस, कहां जा रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लिया हमने 10 मिनट 10 मिनट। एंड देन 42 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। यहां से और कितना नीचे गए हम 42 कितना टाइम लिया 10 मिनट फिर 10 मिनट। अब क्वेश्चन आता है कि इस जगह पर भी आपको सराउंडिंग टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ये थोड़ा गड़बड़ वाली बात हो, आप एक चीज नोटिस करो कि पहले 10 मिनट्स में अराउंड 12 डिग्री का कूलिंग हुआ और अगले 10 मिनट्स में 8 डिग्री का कूलिंग हुआ। तो कूलिंग रेट तो कम होता जा रहा है बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। सॉर्ट आउट कैसे करें, तो स्टेप्स की तरफ अच्छे से ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे dθ/dt इन फर्स्ट केस। तो 62 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10 दैट बिकम्स 12/10, करेक्ट है, डिग्री सेल्सियस पर मिनट। फिर सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे dθ/dt इन द सेकंड स्टेप। तो आंसर है 50 माइनस 42 डिवाइडेड बाय टाइम इज अगेन 10 मिनट, दैट गिव्स मी 8/10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ये पहली स्टेप ऑफ कैलकुलेशन होती है, याद रखिए। अब आते हैं सेकंड स्टेप ऑफ कैलकुलेशन पर। आपको इस तरीके का एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है, dθ/dt θ1 माइनस θ0 dθ/dt इन सेकंड केस θ2 माइनस θ0। तो बेसिकली आपको θ1 पहचानना पड़ेगा और साथ में θ2 भी पहचानना पड़ेगा।
अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे बताओ θ1 क्या है? 62. रॉन्ग आंसर है। फिर θ2 क्या है? 8 8 तो डिफरेंस है। θ1 50 किसे degree. बोले और θ2 किसे बोले, सोच के बताएं आप। तो हम किसी एक इंडिविजुअल टेम्परेचर को θ1 नहीं बोल सकते। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसा है कि जो पहली स्टेप ऑफ कूलिंग है, यानी कि हम कहां से कूल करते हुए आ रहे हैं, 62 से कहां तक जा रहे हैं, 50. ठीक है, तो ये पहली स्टेप थी हमारी। तो आपको क्या करना है कि 62 और 50 का मीन लेना है। तो आप पहली स्टेप में जब θ1 निकालेंगे, याद रखिए, तो आप 62 प्लस 50 का मीन लेंगे। मीन यानी कि एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। Yes. दो वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करना आपने। 62 प्लस 50 करें कितना होता है? 112 1. बराबर। Yes. डिवाइडेड बाय 2 करिए, अब बताइए कितना हुआ ये? 56. 56। यस, तो ये जो 56 आ रहा है ये इन दोनों का एवरेज है और उसी को θ1 माना जाएगा। अब इसी तरीके से आप मुझे ये बताइए कि θ2 क्या होना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेप ऑफ कूलिंग जो है हमारी वो 50 से 42 है। तो θ2 क्या होना चाहिए, सोचिए। 46 degree Celsius. 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2। प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. कितना हुआ ये? 46 degree Celsius. 92 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करें आप तो आंसर आएगा 46 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा इस तरीके के प्रॉब्लम में आपको ये दो काम पहले कर लेने चाहिए। आपको पहले तो रेट निकलना चाहिए, डिफरेंस अपॉन टाइम, और उसके बाद एवरेज थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है। पहले प्रोसेस में θ1 बोल देना है, दूसरे प्रोसेस में आपने उसको θ2 बोलना है। वंस यू आर डन विद दिस, तो आपका काम खत्म हो गया। आपने फिर लिखना शुरू करना है कि dθ/dt in first case divided by dθ/dt in second case equal θ1 minus θ0 divided by θ2 minus θ0। मतलब आप सीधे फिर यहां आ गए, इस स्टेप पर आ गए। आई ना बात समझ? Yes, sir. अब आइए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब dθ/dt फर्स्ट केस में कितना है? 12/10. 12/10। सेकंड केस में कितना है? 8/10. 8/10। फर्स्ट केस में 56 माइनस θ0, सेकंड केस में 46 minus. 46 माइनस θ0। अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर दें, जैसे ये बाई 10, ये बाई 10 कैंसिल होता है। 12 और 8 का भी थोड़ा बहुत डिवीजन आप कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको 2 और 3 कर सकते हो। आपको देखा जाए तो इक्वेशन ऐसी मिलेगी, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56 माइनस θ0 डिवाइडेड बाय 46 minus θ0। Now you can go for a cross multiplication। बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या होगा? 46 multiplied by 3, come on, 138. 138 minus 3 θ0 equal on the other side 56 into 2 है 112. 112 minus 2 θ0, that makes θ0 is equal to 112 और 138 का माइनस करें आप। 126. माइनस 126 नहीं होगा, 26. 26 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सराउंडिंग टेम्परेचर मिल गया। तो इन प्रॉब्लम्स में ना खास बात ये होती है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन फॉलो करना होता है। ये स्टेप्स आपको ठीक से लेनी पड़ेंगी, तब जाके आपका फिर फाइनल आंसर क्लेम होगा। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. आइए अब इसमें एक और करते हैं, एक और थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ वेरिएशन कराता हूँ क्वेश्चन में, बाकी बात तो वही होगी। इसी तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए, एक मेटल के स्फीयर के बारे में बात चल रही है और ये कह रहा है कि मेटल का स्फीयर है, ये अपना काम शुरू करता है 60 डिग्री सेल्सियस से कूल होते हुए कहाँ आता है? 50 डिग्री सेल्सियस पर। और ऐसा करने के लिए इसे 5
How much more time will it take to cool from 50 to क्या चीज 40. 40 डिग्री degrees Celsius. सेल्सियस। तो यहाँ हमें टाइम नहीं पता तो हम dt को क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। अब हमें सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन है थीटा 0 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे आप वो पूरा करें। पहली स्टेप रेट D निकाल लें by आप। तो आप लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई टाइम लगा 5, आंसर Two. आया 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। करेक्ट है। Yes. फिर आपको लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी टी इन दी सेकेंड केस। सेकेंड केस में आप मेंशन करोगे 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई जो भी करस्पॉन्डिंग टाइम होगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई डी टी डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अब नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो क्या सोचते हैं 60 से 50 तो 10 का डिफरेंस है, 5 मिनट में हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं 50 से 40 भी 10 का डिफरेंस है, ये भी 5 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना, ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि पहले 30 और 60 के बीच में 30 का डिफरेंस था, फिर 50 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस आया, फिर कूलिंग और स्लो होगी, 40 और 30 के लिए सिर्फ 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो कूलिंग और स्लो होती जाएगी। क्योंकि जितना टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा उतना कूलिंग का रेट भी कम होगा। यही तो लॉ है। अच्छा चलिए अब सेकंड स्टेप पूरी करिए। मुझे बताइए कि मैं थीटा 1 कैसे लिखूं। 60 plus 50 by 5. थीटा 1 इज इक्वल टू 60 प्लस, आगे बताइए, 50 डिवाइडेड बाय 2. 5 नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल मीन। Yes. कितना हुआ? 55. 55 डिग्री सेल्सियस। फिर क्लेम करिए थीटा 2। थीटा 2 कैसे निकालें? 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय फिर एक बार 2, तो इसका क्लेम हो गया 45 डिग्री। अब लौटिए आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन पर, सीधे सीधे इक्वेशन बनाइए। डी थीटा बाई डी टी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय डी थीटा बाई डी टी इन सेकेंड केस इक्वल है थीटा 1 माइनस थीटा 0 डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 0। पहले केस में तो ये सिर्फ 2 है, डिवाइडेड बाय 10 by 10 बाई डी टी इज इक्वल टू 55 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 30। एक हल्का सा मैथमेटिकल सॉल्यूशन रिक्वायर होगा, dt ऊपर चला जाएगा, 2 और 10 कट के 5 हो जाएगा, 55 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा 25. 25, 45 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा 15। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर दें सिंप्लीफाई, बात खत्म। तो ये आंसर हो गया dt इज इक्वल टू, चलिए मैं स्टेप्स पूरी करता हूँ, डिवाइडेड बाई 15। बताइए, ये कट गया, ये कट गया, 3 से 25 बाई 3 क्या आंसर आएगा? 8.3. 8.3 8.3. Yes. मिनट। तो आपने एक चीज नोटिस करी है, सेम टेम्परेचर फॉल हो रहा था 10 डिग्री का, है ना, लेकिन यहाँ टाइम अराउंड 8 मिनट लग गया और यहाँ टाइम 5 मिनट लग रहा है। अरे Yes, sir. Yes. So these are the ways in which we can attempt the questions. आइए थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और। अब मैं थोड़ा और तेजी से करूंगा काम, फास्ट करूंगा। सिमिलर प्रॉब्लम ले रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। शुरू करते हैं 80 से। कहाँ जा रहे हैं? 70। 70. टाइम हो रहा है 5 मिनट। कहाँ जा रहे हैं? 62. 5 minutes. टाइम फिर हो रहा है 5 मिनट। निकालना क्या है? रूम टेम्परेचर। तेजी से काम करें। डी थीटा बाई डी टी 2 degrees फर्स्ट Celsius. केस 80 70 10 5। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. डी थीटा बाई डी टी इन सेकेंड केस 70 62
8/5. 8/5, 1.6. तो ये हो गया 1.6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। सेकंड स्टेप, ऑफ कोर्स यहाँ जो मैंने किया ये पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप θ1 80 75. 25 degree Celsius. 80 plus 70 divided by 2, that goes 75 degree Celsius. θ2 70 66 degree Celsius. plus 62 divided by 2 कितना हुआ? 66. 66 degree Celsius. 66 degree Celsius. Now you have to take a ratio. That's it. You are done with the problem. d theta by dt. First case, d theta by dt. Second case, θ1 minus θ0, θ2 minus θ0. That will go 2 by 1.6 is equal to 75 minus θ0, 66 minus θ0. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बताइए θ0 का आंसर क्या आता है। कर सकते हैं इतना? 120. रॉन्ग है, रॉन्ग आंसर। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा कैसे होगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ठीक से, ठीक से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या इसको सॉर्ट आउट कर लो ना। 1.6 इसको 0.8 कर दो, इसको 1 कर दो, मल्टीप्लीकेशन करना ठीक से। कितना आया आंसर? 30. 30। ओके, करेक्ट। चेक कर लो। माइक ऑफ रखना प्लीज, डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होते हैं। चेक कर लो, इज इट 30? यस, इज इट सो? यस, चलिए होमवर्क रहेगा आपको। ये क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे होमवर्क में करना है, इस पर भी कोई डिस्कशन नहीं। ओके ठीक है, 30 आ रहा होगा, हो सकता है। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन की लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा हल्का सा। बाकी सब के सब वैसे ही सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, कोई खास बात नहीं होगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, पहले एक हल्का फुल्का क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन 5 आपके सामने रखा, ये तो होमवर्क रहेगा आपका। ये बताओ, देखो एमसीक्यू है। 75 से 70 जा रहे हैं T1 टाइम में, और 70 से 65 जा रहे हैं T2 टाइम में, और फिर 65 से वापस से 60 जा रहे हैं T3 टाइम में। तो देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ना, वो सभी में जो कूलिंग है वो 5 डिग्री का ही हुआ है। Yes. है ना? तो पहले कम टाइम लगा होगा, बाद में T2 ज्यादा लगा होगा, और लास्ट में और ज्यादा लगा होगा। बराबर, क्योंकि जितना कूल होंगे उतना स्लो रेट से टेम्परेचर कम होगा। सही है? Yes. Yes. ऐसे सोचें, सभी में 5 डिग्री से ही तो कमी हुई है, तो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ऐसे कर लें। नहीं. होगा सबसे कम टाइम T1. T1 में। यहाँ 5 डिग्री से टेम्परेचर को कम होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में थोड़ा T2. ज्यादा, और बाद में और थोड़ा ज्यादा। तो आंसर क्या लेना चाहिए? Option C. ऑप्शन सी लेना चाहिए, बिल्कुल सही। तो एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस में आएगा ये। एनीवेज, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई। एक हॉट मेटल का स्फीयर है जो पहले 60 पे था टेम्परेचर, 52 पे हो गया, 5 मिनट लगे। चलिए इसकी पूरी कहानी लिखना शुरू करते हैं। पहले ये 60 डिग्री सेल्सियस पे था, कितना हो गया? 52. 52 डिग्री सेल्सियस, और करस्पॉन्डिंग टाइम लगता है 5 मिनट। फिर ये 52 से घट के हो जाता है 44।
और इसके लिए करस्पॉन्डिंग टाइम लगता है 7.5। अब ये कह रहा है कि अगले 10 मिनट्स में यहाँ टेम्परेचर कितना आएगा, अगले 10 मिनट। सोचिए। अब इसमें हमें 2 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि रूम टेम्परेचर कितना है। Yes. उसके बाद हम यहाँ सोचेंगे कि जो भी टेम्परेचर यहाँ आ रहा होगा थीटा, वो कितना है। तो पहले तो रूम टेम्परेचर निकाल लें आप। इसके लिए मैं वही अपनी पुरानी स्टेप्स पर काम करता हूं। देखिए 1.6 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, डी थीटा बाई डी टी इन फर्स्ट केस। तो यहाँ फर्स्ट केस का मतलब ये हो गया 60 से 52 5 मिनट। By 5. तो आंसर आ रहा है 8/5। चलिए मैं ऐसे ही रखता हूं। फिर मैं क्लेम करूंगा डी थीटा बाई डी टी इन सेकेंड केस। क्या लिखें? 8/7. 44, तो ये हो गया 8/7.5, यानी कि 16/15। डबल कर दें उसको। यस। ठीक है, डबल कर दिया। मैं 15 वगैरह इसलिए यूज कर रहा हूँ कि डिविजन्स में मुझे हेल्प हो। Yes, sir. तीसरा भी स्टेप है बेटा, यहाँ ध्यान दो। तो तीसरा स्टेप ये आएगा कि डी थीटा बाई डी टी इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब यहाँ से यहाँ। ये कैसे लिखें? तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा 44 माइनस थीटा अपॉन 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अब यहाँ जो थीटा फैक्टर है ये अननोन है, पता नहीं है हमें। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप के लिए ये जो एवरेज वैल्यूज निकालते हैं ना हम लोग, उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए थीटा 1 कैसे निकलेगी? देखो 60 प्लस 52 है ना, सही जा रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2। बताइए 86. 56 हो गया। वेरी गुड। फिर इसके लिए मुझे निकालना चाहिए थीटा 2। कैसे निकलेगी? 52 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 48. 8। बिल्कुल सही है। फिर इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा थीटा 3। एक्चुअली इसे थीटा 3 कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। थीटा 3 सही है ना? 44 थीटा 3/2। ये हो गया 44 प्लस, अरे थीटा 3 तो नहीं कर सकते, इसको हमें थीटा ही रहने देना चाहिए, है ना। थीटा 3 तो एवरेज होता है। तो 44 प्लस करस्पॉन्डिंग थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये तो पता ही नहीं ना थीटा कितना है, वो तो निकालना है। करेक्ट हुई बात। अब हम क्या करते हैं, पहले 2 वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं और रूम टेम्परेचर को फिगर आउट करते हैं। पहली 2 वैल्यूज, so d theta by dt in first case divided by d theta by dt in second case equal to theta 1 plus theta 0 divided by theta, सॉरी प्लस नहीं माइनस, गलती हुई। यस। थीटा 1 माइनस थीटा 0 डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 0। अब ये तो हमें पता है ना कि ये कितना है, 8/5 और कितना 16/15। 16/15 इक्वल थीटा 1 तो पता है 56 माइनस थीटा 0 डिवाइडेड बाय 48 minus theta 0. 48 माइनस थीटा 0। आप छोटा मोटा जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है वो कर लें। सबसे पहले देखो, ये 8 काट दिया यहाँ से, ये 2 हो गया। ये काट दिया यहाँ से, ये 3 हो गया। 3 चला गया ऊपर बाई 2 3/2. इज इक्वल टू 56 माइनस थीटा 0 डिवाइडेड बाय 48 माइनस थीटा 0। थोड़ी सी मेहनत करें और बताएं मुझे कि थीटा 0 कितना आता है। चलिए तेजी से करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए उसको, डिफरेंस लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 2. 2 व्हाट आर यू 8 सेइंग? डिग्री। 8
Yes, sir. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। क्या बोल रहे हो? 32. 32 हो सकता है, ये शायद मुझे करना पड़े। हाँ 32 है। चलिए 32. करेक्ट मान के चल रहा हूं मैं आगे। देखना ठीक से करना, गलती मत करना। Sir. ये 3 से पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 2 से पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सब्सट्रैक्शन करिए पूरा, गेट द आंसर। Yes, sir. तो 32 करेक्ट आ गया। Yes. अब फाइनली हमको क्या निकालना है? Room temperature. रूम टेम्परेचर तो हो गया, आपको ये फाइनल टेम्परेचर आफ्टर फर्दर 10 मिनट्स निकालना था ना, नेक्स्ट 10 मिनट्स निकालना था ना। Yes. तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी दूसरी वैल्यू को थर्ड के साथ इसी तरीके का डिवीजन लेना है। समझ रहे हैं बात? ये जो डिवीजन आपने फर्स्ट और सेकंड का लिया ना, ऐसा ही डिवीजन आप तीसरा और कोई भी पहली या दूसरी के साथ ले लें। तो मैं करता हूं फर्स्ट और थर्ड का डिवीजन, ठीक है? तो लेट्स गो बाय दैट। फर्स्ट और थर्ड का डिवीजन कर देते हैं। मतलब ये हो गया डी थीटा बाई डी टी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय डी थीटा बाई डी टी इन थर्ड केस इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 0 एंड देन थीटा 3 माइनस थीटा 0। अब ये तो हमें पता है कितना था, ये 8/5 करेक्ट है। Yes. 8/5। अब ये कितना है देखो, 44 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 10। 44 माइनस, समझ रहे हो ना बात क्या लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. थीटा ये पूरा और डिवाइडेड बाई 10 इक्वल थीटा 1 तो अभी अभी निकाला था हमने, ये 56 थीटा 1 और थीटा 0 भी हमें पता है 32। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ? 56 माइनस 32 डिवाइडेड बाई थीटा 3 हमें पता नहीं है एक्चुअली, या फिर आप थीटा 3 के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा 3 के लिए आप ऐसे लिखोगे ना, ये जो थीटा 3 तुमने निकाल रखा है यहाँ 44 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, चलेगा? Yes, sir. 44 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इसको फिर माइनस करें आप रूम टेम्परेचर यानी कि 32 से। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? Yes. ओके। अब जितना कैंसिलेशन कर सकते हो कर दो, जैसे ये 5 और ये 10 काट दिया, ये 2 हो गया, 2 ऊपर चला गया, कितना हुआ वो 16, ठीक है? Yes, sir. तो लेट मी इंक्रीज वन स्टेप, ये हो गया 16, यहाँ आया 44 माइनस थीटा इक्वल 56 माइनस 32 कितना हुआ? 24. 4. तो ये 24 हो गया। अब ये 2 एज ए एलसीएम ले लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44 प्लस थीटा माइनस 64 एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 चलेगा? आना चाहिए इतना समझ में छोटा मोटा। 16 डिवाइडेड बाय 44 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 40. सही है? Yes. 44 माइनस 64 कितना हुआ? Theta minus 20. थीटा माइनस 20। अब जितना कैंसिलेशन कर सकते हो उतना कैंसिलेशन कर दो। 16 और 48 काट दिया, कितना आया? 3। 3. So this will look like 1 upon 44 minus theta is equal to 3 upon theta minus 20. Cross multiply. Theta minus 20 is equal to 44 into 3. 132. 132. 132 minus 3 theta. इसको उधर ले गए। 4 theta is equal to 152. Theta is equal to 152 divided by 4. 38. 38। तो जो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर बनने वाला है वो 38 बनेगा, यानी कि ये वाला। आया समझ में? Yes. 60 से 52 से 44 से लास्ट क्वेश्चन के मुताबिक आफ्टर 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स हमें मिलेगा 38 डिग्री सेल्सियस विथ द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर एज 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन, बट प्रोसेस वही है, आप अगर ध्यान दें तो। आ रहा है समझ में सब कुछ? Yes, sir. ओके, अब आगे के क्वेश्चंस आप खुद करें। इसमें एक और क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेवल पर भी पूछा जा सकता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके लिमिटेशंस क्या है। तो उसके 2 बेसिक लिमिटेशंस आते हैं।
एक तो ये कि जो कूलिंग हो रही है वो सिर्फ रेडिएशन से हो ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूटन का अजम्पशन ये था, देखिए यहाँ जब मैं आपको समझा रहा था ना, तो मैं न्यूटन के अजम्पशन को कुछ इस तरीके से आपको बता रहा था कि हम सिर्फ कूलिंग का जो वे है, जो प्रोसेस है, जो हीट लॉस का तरीका है, हम वो सिर्फ रेडिएशन ले रहे हैं। मतलब ऐसे बंद एनवायरनमेंट में इसको रखा तो कूलिंग का एक ही तरीका हो सकता है, हीट ऐसे रेडिएशन करके निकल जाए। लेकिन इन प्रैक्टिस जब ये लॉ ऑफ कूलिंग ऑब्जर्व किया जाता है तो सिर्फ रेडिएशन से ही हीट लॉस नहीं होती है, बल्कि कंडक्शन या कन्वेक्शन से भी हो सकती है। दूसरा जो लिमिटेशन आता है न्यूटन लॉ का वो ये आता है कि ये उसी वक्त एप्लीकेबल है जब सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे इसी प्रॉब्लम को आप देख लो, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना निकाला हमने, 32, और बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 60, 52, 44, 38। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो ये 1060 होता तो ये न्यूटन लॉ कूलिंग ओबे नहीं होता। इतने बड़े टेम्परेचर पे ना कूलिंग वैसे ही फास्ट होती है। आपकी इनकम अगर 50,000 रुपये महीना है तो आप सोच समझ के खर्च करेंगे, लेकिन आपकी इनकम अगर 50 करोड़ रुपये पर महीना है तो क्या सोचना क्या समझना, बिंदास खर्च करो। फिर क्या Yes. महीने मंथ एंड का इंतजार करोगे क्या? आप महीने को 50 करोड़ रुपए कमा रहे हो, नहीं आज 29 तारीख है मैं खर्च नहीं करूंगा, ऐसे होगा क्या? ऐसे तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस अगर है तो लॉ ऑफ कूलिंग का कोई मतलब, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का कोई रोल ही नहीं बचता है। वो तो वैसे भी बहुत फास्ट होनी है कूलिंग, काफी तेज कूलिंग होगी। और दूसरा लिमिटेशन क्या है उसका, कि कूलिंग सिर्फ रेडिएशन से हो हम ऐसी गारंटी नहीं कर सकते हैं। कुछ कन्वेक्शन भी हो जाएगा, कुछ कंडक्शन भी हो जाएगा। तो 100% रेडिएशन लॉ है ये हम ऐसा नहीं कह सकते। सो विद दिस नोट हम ये कहते हैं कि ये आर्टिकल यहाँ खत्म हो जाता है और इस चैप्टर को भी हम यहाँ एंड करते हैं। हीट का सेक्शन अभी काफी कुछ बाकी है। इस चैप्टर में हमने थर्मल एक्सपांशन, थोड़ा बहुत कैलोरीमेट्री पे बात की, उसके बाद कंडक्शन प्रोसेस को समझने की कोशिश की, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर थोड़ी बहुत बात की, उसके न्यूमेरिकल्स निकाले, और लास्ट में हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर थोड़ा डिस्कशन किया। ठीक है, और अभी हीट का सेक्शन बहुत सारा बाकी है, इसमें का कुछ हिस्सा हमने यहाँ आज कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए तो फिर रुक जाए। Yes.